अस्सलामुअलैकुम। मुज़म्मिल सोवर्दी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान इकरा रियाज। हमारे साथ मौजूद है मुज़म्मिल सोवर्दी। तो नाज़रीन, आज की व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे कि मीटिंग में एनआरओ मांगा गया तो किसके लिए मांगा गया, फिर 25 फरवरी को क्या होगा, किस अस्पताल में इलाज होगा या फिर अडियाला में इलाज होगा, हलीमा खान ने किसको साइडलाइन होने के लिए कहा है, फिर उसके बाद फायरवॉल जो मंसूबा था वो कहाँ तक पहुंचा है, क्या कि उसके इम्पैक्ट्स आए हैं, सक्सेसफुल रहा है या नहीं, फिर उसके बाद स्टॉक मार्केट की सूरत हाल जो है वो सबके सामने है, वजह क्या है, और ये जो वीडियो वायरल हो रही है नजराने वसूल करने वाली, फिर उसके बाद 9 मई के मुल्ज़िमान के शनाख्ती कार्ड बहाल होंगे या नहीं, ये सब और भी बहुत कुछ हम डिस्कस करेंगे आज की व्लॉग में। मुज़म्मिल साहब, क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम। बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं, कैसी तबीयत है आप? मैं ठीक, अल्लाह पाक का शुक्र है। आई एम श्योर के सर हमारे नाज़रीन भी खैरियत से होंगे। मुज़म्मिल साहब, व्लॉग का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी, ये जो मीटिंग हुई है और ज़राए का कहना है कि मीटिंग में एनआरओ मांगा गया है मलिक रियाज साहब के लिए, तो इस बात पे कितनी दुरुस्तगी है, क्या कहेंगे? जो इस मीटिंग की रुदात बताते हैं लोग कि बड़ी हाई पावर्ड मीटिंग थी। मुल्क के तमाम अहम ज़िम्मेदारान बैठे हुए थे जो इस मुल्क को चलाते हैं। एक नीम सीनियर वज़ीर ने, जो वज़ीर-ए-आज़म के बाद सीनियर वज़ीर जिनको समझा जाता है, उन्होंने एक पर्ची मुल्क के सबसे ताकतवर शख्सियत को दी और कहा कि प्रेज़िडेंट ज़रदारी साहब ने कहा है आपसे डिस्कस कर, और वो थी मलक रियाज़ के बारे में। मुल्क की जो ताकतवर तरीन शख्सियत है उसने पर्ची पढ़ी और उसने कहा कि आपको ये पर्ची मुझे नहीं देनी चाहिए थी। मुझे बड़ा अफ़सोस हुआ कि आपने ये पर्ची मुझे दी है। मेरा उनसे कोई ज़ाती मसला नहीं है, वो शहदा के ख़ानदानों के पैसे खा गए हैं मलक रियाज़ साहब, सरकारी ज़मीनें हड़प कर गए हैं, हज़ारों लोगों के उन्होंने पैसे देने हैं, प्लॉट नहीं दे रहे। वो पाकिस्तान की रियासत के डिफ़ॉल्टर हैं, मेरी ज़ात के तो डिफ़ॉल्टर हैं नहीं। उन्हें कहें वो पाकिस्तान के जो पैसे उन्होंने देने हैं वो दे दें और आ जाएँ, और सारे पैसे शुहदा के पैसे भी दे दें, सरकारी ज़मीनों के भी पैसे दे दें, और जो लोग मुतासरीन के भी पैसे दे दें, सबके पैसे अदा कर दें और आएँ, मुल्क में हँसी-खुशी रहें। लेकिन अगर वो मुझसे ये माँग रहे हैं कि वो किसी के पैसे नहीं देंगे और मुझे खुश करके इस मुल्क में आराम से रहेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। मैं ऐसा कोई एनआरओ नहीं दे सकता कि शुहदा के पैसे भी ना लिए जाएँ, मुतासरीन के पैसे भी ना लिए जाएँ, यानी इट्स ऑल अबाउट सरकारी मनी। ज़मीनों के पैसे भी ना वसूल करूँ, टैक्स के पैसे भी वसूल ना हों, कुछ भी ना हो और वो मुल्क में आ जाएँ और एनआरओ दे दूँ। तो उन्होंने कहा ऐसी बात करते हुए आप सबको मेरे से शर्म आनी चाहिए थी। मुझे बड़ा दुःख है कि मुझसे ये बात की गई है और मेरी कोई ज़ाती लड़ाई नहीं है। ये पैसे वसूल करना हुकूमत का काम है। हुकूमत बजाय इसके कि ये पैसे वसूल करे, मेरे से सिफ़ारिश कर रही है। और इस तरह इस मीटिंग में काफ़ी तलख़ी हुई, वो नाराज़ हुए और फिर सब दम बख़ुद होके चुप कर गए और किसी को दोबारा बात करने की ज़रूरत ना हुई। उसी के बाद हम देख रहे हैं कि 26 अरब की एफबीआर भी नीलामी कर रहा है और बाकी सरब भी तब तेज़ हो गए हैं, जिन्होंने लोगों को अंदाज़ा ख़्याल था कि सारे मिल-मिला के उस ताकतवर शख्सियत को मना लेंगे, वो ताकतवर शख्सियत ने सबको झाड़ पिला दी और कहा, मैं किसी की नहीं सुनूँगा। मुज़म्मिल साहब, 25 फरवरी को आखिर होगा तो क्या होगा? खान साहब को दूसरा इंजेक्शन लगना है, फिर बातें ये भी सामने आ रही हैं कि उनको अस्पताल लेकर जाया जाएगा और कोई डॉक्टर है उसके नाम पर इत्तेफ़ाक हो गया है, और क्या फैमिली को इजाज़त दी जाएगी? अगर दी जाएगी तो कौन जाएगा फैमिली में से? देखिए, इमरान खान का मेडिकल बोर्ड ने चेकअप कर लिया है। हुँ। पहला इंजेक्शन लग गया है। मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट आ गई है। वो रिपोर्ट शौकत खानम के डॉक्टर्स के साथ शेयर हो चुकी है। एक डॉक्टर जो मेडिकल बोर्ड में डाला गया था, वो शौकत खानम के डॉक्टर आसिम साहब के कहने पे डॉक्टर नदीम डाला गया था। काफ़ी हद तक इमरान खान के इलाज पर हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुफ़ाहमत हो चुकी है। आप बात सुनिए, इसीलिए धरने ख़त्म हो गए, सड़कें ख़त्म हो गईं। अलीमा खान ज़रूर शोर मचा रही हैं, लेकिन पीटीआई जो है वो मुतमिन है कि इलाज ठीक हो रहा है। महमूद खान अचकज़ई मुतमिन है, बैरिस्टर गौहर मुतमिन है, सोहेल अफरीदी मुतमिन है, सारे मुतमिन हैं कि अलीमा खान का मसला है सिर्फ़। अब 25 को क्या होगा? पहला इंजेक्शन तो पिम्स में लगा है। यूजुअली जो डॉक्टर्स ने पहला इंजेक्शन लगाया है, उन्हीं डॉक्टर्स को दूसरा इंजेक्शन भी लगाना चाहिए। आप दौरान-ए इलाज डॉक्टर्स नहीं चेंज करते। मतलब जिस डॉक्टर ने पहला इंजेक्शन लगाया, अब नया इंजेक्शन आप दूसरे किसी और टीम से लगवा लें, तीसरा किसी और टीम से लगवा लें, तो वो कहेगा पहला गलत लगा था, वो कहेगा दूसरा गलत लगा। अमूमी तौर पे जब एक इलाज शुरू हो जाए, तो जो टीम इलाज कर रही हो, जो डॉक्टर इलाज कर रहा हो, उसी से करवाया जाता है, बाकी बोर्ड उसकी मदद कर सकता है, जो मेरी समझ में है। तो मेरा ख़्याल है कि टीम कंटिन्यूटी तो इलाज की बहुत जब ये साबित हो गया है कि पहला इंजेक्शन ठीक लगा है
और उसके बड़े बेहतर नताइज आए हैं और उसके बाद घड़ी की सुइयाँ भी नज़र आनी शुरू हो गई हैं, तो फिर दूसरा इंजेक्शन भी वैसे ही लगना चाहिए। अब हॉस्पिटल कौन-सा होगा? टीम कौन-सी होगी? आसान हल तो ये है, मुझे लगता है जैसे मेडिकल बोर्ड ने सारा चेकअप अडयाला के अंदर ही किया है ना, तो इंजेक्शन भी अडयाला के अंदर ही लग जाए। वो थिएटर वहीं बन जाए और वहीं लग जाए जैसे पहले चेकअप वहाँ हुआ है। लेकिन फिर भी ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, अगर अलीमा खान के साथ कोई सीबीएम तय हो गए और अगर अलीमा खान के साथ मुफ़ाहमत हो गई और पीटीआई के दरमियान में हुई, तो फिर ये कोई इतनी बड़ी ज़िद नहीं है जिसको ज़िद बनाया जा सके। लेकिन अगर जिस तरह के अलीमा खान कैंपेन बनाना चाह रही हैं, अगर मुज़ाहमत रही, तो जैसे मेडिकल बोर्ड के वक़्त किसी को शामिल नहीं किया गया, वैसे ही हुकूमत आगे भी अपना इलाज कराती रहेगी। वो ब्लैकमेल नहीं होगी इलाज के लिए पीटीआई या अलीमा खान से। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि हम इलाज पर डिक्टेशन नहीं लेंगे, इलाज कराना हमारा फ़र्ज़ है, हम बेहतरीन इलाज कराएँगे, लेकिन ये हमारा फ़र्ज़ है, हम डिक्टेशन पे नहीं कराएँगे। तो जो एक डॉक्टर उन्होंने दिया है वो नदीम कुरैशी हो सकता है दूसरे इंजेक्शन के वक़्त फ़िज़िकली भी मौजूद हों। लेकिन मुझे ये नहीं लगता कि कोई शौकत खानम शिफ्ट हो जाएगा, कोई शौकत खानम के डॉक्टर इलाज करने लग जाएँगे, या मुझे ये भी नहीं लगता कि कोई इमरान तो खान के मतलब ज़ाती फैमिली में माल से कौन होगा? हैं? फैमिली में से कौन मौजूद हो सकता है वहाँ पर? देखिए, अलीमा खान तो नहीं हो सकती। अच्छा। हाँ, इस पर भी कोई ना कोई मुफ़ाहमत अलीमा खान को करनी पड़ेगी। जैसे पहले वो एक नाम आया था, तो कोई एक न्यूट्रल नाम आए तो वो तो हो सकता है। लेकिन अगर आप कहें कि अलीमा खान होंगी तो मुझे नहीं लगता लेकिन अलीमा सर खान। उनको फास्टेस्ट एनआरओ तो मिला था उनके बेटों को। फ़िलहाल वो नहीं होंगी। अलीमा खान ने किसकी तरफ इशारा किया है? वो कह रही हैं कि जो खान साहब के लिए लड़ना नहीं चाहता तो वो साइड पर हो जाए। क्या शेर अफजल मरवत की तरफ इशारा तो नहीं कर रही? ये तो पूरी पीटीआई नहीं लड़ना चाहती, तो फिर तो सारी पीटीआई साइड पे कर दें। अलीमा खान मतलब आप बताएँ बैरिस्टर गौहर लड़ना चाहता है। आप बता दें सलमान अकरम राजा लड़ना चाहता है, वो तो खुद कहते हैं इनकलाब ऐसे नहीं आता। वो तो कहते हैं 50,000 लोगों के साथ इनकलाब नहीं आता, तो आप ये हमें ये कॉल के लिए मजबूर ना करें। आप बताएं असद कैसर ले लें, अली मोहम्मद खान ले लें, शहरयार अफरीदी ले लें, आप पीटीआई का कोई लीडर ले लें, गंडापुर से लेके कौन लड़ना चाहता है सवाए अलीमा खान के। और अलीमा खान के कहने पे भी लोग बाहर नहीं आ रहे हैं, उन्होंने बहुत कोशिश कर ली है। वो जो ये बयान देती हैं कि वो साइडलाइन हो जाएँ, तो वो लिस्ट दे दें ना साइडलाइन होने वालों की। क्योंकि मुझे तो लगता है कि सारों को साइडलाइन करना पड़ेगा, कोई रह ही नहीं जाएगा। कोई है जो लड़ना चाहता है, एक नाम बता दें पाकिस्तान के अंदर पीटीआई में जो लड़ना चाहता है, एक नाम बता दें, हम कहेंगे जी वो नाम बड़ा कमाल है, वो लड़ना चाहता है। कोई नाम नहीं है, कोई बंदा नहीं है जो लड़ना चाहता है, सारे सुलह मुफ़ाहमत चाहते हैं। सभी अलीमा खान के खिलाफ हैं, वो कहते हैं अलीमा खान को साइड लाइन पे कर दें, तो इमरान खान का इलाज भी ठीक हो जाएगा, अब उसकी रिहाई भी हो जाएगी। अब पूरी पीटीआई इस बात पर मुत्तफ़िक है कि इमरान खान की रिहाई और इलाज में सिर्फ अलीमा खान रुकावट है और कोई रुकावट नहीं। मुज़म्मिल साहब, फायरवॉल की हम बात करें तो फायरवॉल का जो मंसूबा, इतनी बड़ी लागत, इतना खर्चा आया था उस पर, तो सोशल मीडिया को क्या वाक़ई कंट्रोल किया जा सका है या पैसे डूब गए? मेरा ख़्याल है अरबों रुपए डूब गए हैं। कोई चूना लगा गया रियासत पाकिस्तान को फायरवॉल के नाम पर। यानी कौम की डूब हाँ, गई। कौम के अरबों रुपए डूब गए हैं, किसी ने रियासत को चूना लगा दिया, अब तो 5G की नीलामी हो रही है। कौन-सी फायरवॉल हमें नज़र आ रही है? कौन-सी कोई चीज़ रियासत ने कंट्रोल कर ली है? मेरे ख़्याल में ये फायरवॉल का प्रोजेक्ट भी बिल्कुल नाकाम प्रोजेक्ट हुआ है। किसी ने रियासत को चूना लगाया है, वो फायरवॉल चल ही नहीं सकी है। अब कहते हैं उसमें भी घपला करप्शन हुई है और अब मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है क्योंकि उसमें भी भाइयों का काफ़ी नाम आ रहा है। तो भाइयों को बचाने की बात है क्योंकि ये कोई सिविल गवर्नमेंट तो लगा नहीं रही थी ये फायरवॉल। लेकिन ये एक बहुत ही नाकाम प्रोजेक्ट है जिसमें बदनामी ज़्यादा मिली है और काम कुछ नहीं हुआ। आज इस्लामाबाद की अदालत ने एक्स सीएम केपी के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं। एक ही दिन में 2 अदालती कार्रवाइयों को आप कैसे देखते हैं? जी, मेरे ख़्याल में वो अपने केसेस में पेश हो रहे हैं, वो अपने केसेस ख़त्म कराना चाहते हैं और वो अपने केसेस को रिज़ॉल्व करना चाहते हैं इसलिए अदालतों में पेश हो रही हैं। तो मुझे गंडापुर के केसेस में तो कोई सीरियसनेस नज़र नहीं आती है। मैं आपको कहूँ कि गंडापुर के केसेस वो पेश हो रहे हैं, उनके वारंट ख़त्म हो रहे हैं। सीरियसनेस सोहेल अफरीदी के लिए ज़रूर है और मैं समझता हूँ सोहेल अफरीदी के लिए आगे जाके मसाइल पैदा होंगे। अब वो किस केस में होते हैं, अभी तो ये केस ना जिसमें आज नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी हैं,
ये अभी बहुत इब्तदाई स्टेज में है। इलेक्शन कमीशन का फैसला महफूज है, अभी कोई फैसला नहीं, लेकिन एक स्क्रिप्ट पर काम ज़रूर हो रहा है कि अगर सुहेल अफरीदी को नाअहल किया जाए तो फिर पीटीआई के अंदर एक मुतफ़िक़ा वज़ीर आला मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि ख़ान के साथ मुलाकातें नहीं हैं, एक मुतफ़िक़ा नाम सामने नहीं आएगा। अलीमा ख़ान के नाम को कोई मानेगा नहीं, अलीमा ख़ान इनके नाम को नहीं मानेंगी और एक क्योस पैदा हो सकता है। तो अली सुहेल अफरीदी की नाअहली से एस्टेब्लिशमेंट को फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, इस पर आजकल बहुत गुफ्तगू हो रही है और मुख्तलिफ मंजरनामे चेस बोर्ड पर सामने रख कर बात हो रही है कि अगर हम नाअहल करें तो फिर कौन सा प्लेयर कहाँ खड़ा होगा और ख़ान की मुलाकातें बंद हों, 4 दिन में या 7 दिन में नया पीटीआई में वज़ीर आला का इलेक्शन हो, वो इलेक्शन में क्या होगा, किसको नामज़दगी पीटीआई की मिलेगी, अलीमा ख़ान किसको आगे लाना चाहेंगी। तो इस पर आज बिहाइंड द स्क्रीन बहुत काम हो रहा है। लेकिन सुहेल अफरीदी अपनी वज़ारत आला बचाने के लिए भी भरपूर कोशिश कर रही हैं। उनकी कोर कमांडर पेशावर से मुलाकात की खबरें पूरी पीटीआई फैला रही है, कोई एस्टेब्लिशमेंट नहीं फैला रही। और वो कह रही हैं कि जी सुहेल अफरीदी की एक बड़ी खुफिया मुलाकात हुई है पेशावर कैंट में, वो कोर कमांडर पेशावर से है और वो कह रही हैं उसमें माइनस इमरान खान तय हुआ है। दूसरी तरफ जो सुहेल अफरीदी के हामी हैं वो ये कह रहे हैं जी इस मुलाकात में तो मालाकंड और इसके हवाले से बात होनी थी। तो अगर सुहेल अफरीदी ने कोर कमांडर को मिल भी लिया तो ऐसी क्या बात है। लेकिन सुहेल अफरीदी ने भी रमज़ान तक एहतजाजी तहरीक ख़त्म करने का ऐलान किया है। उसने एक रिहाई फ़ोर्स का ज़रूर ऐलान किया है, लेकिन उसकी भी कोई एक्टिविटी शुरू नहीं की है और टेक्निकली उसने रमज़ान तक इमरान खान की सेहत का मामला दबा दिया है। वो अपनी नौकरी बचाने के चक्कर में है, उसको हटाने वाले उसको हटवाने के चक्कर में है। इस वक़्त एस्टेब्लिशमेंट ये कैलकुलेट कर रही है कि उन्हें सुहेल अफरीदी को हटाकर फ़ायदा है या बचाकर फ़ायदा है। ये फ़ैसला आइंदा चंद दिनों में हो जाएगा। जिस तरह से भी आपने रिहाई फोर्स की बात की है, तो खान साहब रिहाई फोर्स को लेकर सीएम केपी की काबीना और पार्टी की क़यादत में ठन गई है, किसका पलड़ा भारी रहेगा? नहीं, नहीं सी उसने कौन सा रिहाई फ़ोर्स का पेशावर में कैंप लगा दिया है जो इतनी ठान गई है। उसने एक ऐलान किया है, उसके बाद वो दुम-दुमा के भाग गया है। आप टेक्निकल बात बताएँ ना, यहाँ तो आप कहें कि रिहाई फ़ोर्स का पहला इज्तिमा हो गया है बड़ा ज़बरदस्त और उसमें सैकड़ों नौजवानों ने रिहाई फ़ोर्स का हलफ ले लिया है या कुछ कर लिया है। कोई एक्टिविटी नहीं है। देखें, रिहाई फ़ोर्स के गुब्बारे में से हवा निकाली अमार सोलंकी के ट्वीट ने। जब अमार सोलंकी ने ट्वीट किया ना रिहाई फ़ोर्स अल-ज़ुल्फ़कार है, तो पीटीआई को ये पैगाम मिला कि रिहाई फ़ोर्स को एस्टेब्लिशमेंट अल-ज़ुल्फ़कार की नज़र से देख रही है। इसका मतलब है कि दहशतगर्द तंजीम बनाएँगे। फिर ख्वाजा आसिफ साहब ने बयान दिया कि फ़ोर्स बनाना सिर्फ़ हुकूमत का काम है, कि कोई सियासी जमात अपनी फ़ोर्स नहीं बना सकती और फ़ोर्स बनाने का मतलब है कि आप रियासत को चैलेंज कर रहे हैं। तो अब टेक्निकल बात ये है कि उस बेचारे सुहेल अफरीदी को पीटीआई भी पड़ गई, हुकूमत भी पड़ गई, एस्टेब्लिशमेंट भी पड़ गई। कल्ला सुहेल अफरीदी चारों पासे सारे पे आ गए। पीटीआई ने कहा तू गद्दारी कर रही है, एस्टेब्लिशमेंट ने कहा तू अल-ज़ुल्फ़कार बना रहा है, ख्वाजा आसिफ ने कहा तू हुकूमत के मुकाबले में एक और फोर्स बना रहा है। वो बेचारा एक ऐलान करके फंस गया। आप बताएं उसके बाद उसने कुछ किया है? वो तो अब जान बचाने की, मुंह छुपाने की कोशिश कर रहा है, वो भी नहीं हो पा रहा है। अली अमीन गंडापुर ने आज अदालत पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमें नोश के नाखून लेने चाहिए, जाग जाना चाहिए, पहले रिहाई फिर रसाई, अब दवाई तक नौबत आ गई है। तो किसकी तरफ वो इशारा करते हुए पैगाम दे रहे थे? वो अलीमा खान से मुखातिब थे। उनका मौक़िफ़ है कि मेरे दौर में आपकी मुलाकातें बहुत ज़बरदस्त हो रही थीं, रोज़ाना मिलती थीं आप, आपको सुकून नहीं था। मुझे हटा के आपकी मुलाकातें बंद हो गई हैं, सुकून आ गया है। टेक्निकल बात वो ये कह रहे हैं कि जब वज़ीर आला गंडापुर था, तो रोज़ अडयाला में मुलाकातें होती थी। वो गंडापुर को सबसे बड़ा गिला ये है कि मेरे मुखालफिन भी मिलते थे। मैं तो मिलता ही मिलता था, मेरे मुखालफिन भी मिलते थे। वो गंडापुर का गिला ये है कि आप कहते थे मैं अडयाले नहीं आता, वो कहते हैं सुहेल अफरीदी ने अडयाले आके क्या कर लिया है। तो टेक्निकली गंडापुर जो है वो अलीमा खान को ये शीशा दिखा रहा है कि मेरे दौर में रिहाई की बातें थीं, बातचीत सारी हुकूमत मान रही है कि रिहाई की बातें थीं। अब उसके बाद मुलाकातें भी बंद हैं और हुन दवाई भी नहीं लभ रही, फिर रसाई भी नहीं लभ रही, दवाई भी नहीं लभ रही। तो वो कह रहे हैं हुनरा में मुझे हटा के आपका सारा कुछ चला गया है, आपकी तबाही हो गई है गंडापुर को हटाकर और आपको आटे दाल का भाव पता लग गया है। तो वो असल में अलीमा खान को शीशा दिखा रही हैं कि आप बहुत बड़ी सियासतदान बनती हैं। आपका ये डिसीजन आपके कितने खिलाफ गया आपको अंदाज़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मुनीब अख्तर ने फैसला दिया है कि किसी भी अदालत को कौमी शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का हुक्म देने का इख्तियार नहीं है। तो क्या 9 मई के मुल्ज़िमान के जो शनाख्ती कार्ड थे वो अब अनब्लॉक कर दिए जाएंगे, बहाल हो जाएंगे? शिनाख्ती कार्ड तो किसी का नहीं ब्लॉक होना चाहिए।
देखें, आप पाकिस्तानी हैं, ये आपका पैदाइशी हक है। ठीक है ना, मैं पाकिस्तान में पैदा हुआ हूँ, पाकिस्तानी हूँ, ये मेरा पैदाइशी हक है क्योंकि मैं पाकिस्तान में पैदा हुआ हूँ। मैं कोई जुर्म करता हूँ, उसकी सज़ा मिले। आप मुझे ईसीएल पे डाल सकते हैं कि मैं पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकता, आप मुझे नो फ्लाई लिस्ट में डाल सकते हैं कि मैं मुल्क से भाग नहीं सकता, लेकिन आप मेरा आईडी कार्ड ब्लॉक कर दें कि मतलब आप मेरी शहरियत ही ख़त्म कर दें। ठीक है ना, आप उस आईडी कार्ड में कुछ और लगा लें कि ये बंदा बैंक अकाउंट नहीं खोल सकता, आप ये कह सकते हैं इस बंदे सरकारी नौकरी नहीं कर सकता, लेकिन आप किसी का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दें तो टेक्निकली आप उसकी शहरियत ब्लॉक कर देते हैं। मैं तो मुनीब अख्तर साहब से मुत्तफिक हूँ कि किसी की शहरियत नहीं ख़त्म हो सकती। आप पाकिस्तानी हैं, आप दहशतगर्द हैं, फिर भी आप पाकिस्तानी हैं, ये आपका पैदाइशी हक है। कानून के मुताबिक सजा देना अदालतों का काम है, रियासत का काम है, आपको प्रोसिक्यूट करना, आपके जुराइम पर आपको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन किसी भी जुर्म के नतीजे में आपकी शहरियत ख़त्म हो जाए, ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान के आइन में किसी जुर्म के हवाले से आप मुल्क से गद्दारी करें तो आपको मौत की सज़ा हो सकती है। शहरियत फिर भी नहीं ख़त्म हो सकती, मरोगे पाकिस्तानी। मेरा टेक्निकली सवाल ये है कि ये शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने से बेहतर है नादरा उसका कोई और रास्ता निकाले। मतलब आप ब्लॉक करके ये करना चाहते हैं कि वो कोई अकाउंट ना खोल सके, तो आप उसके लिए कोई और उसके अंदर फ़ीचर पैदा करें। आप कोई और फ़ीचर पैदा करना चाहते हैं कि वो कोई और सहूलत ना ले सके, आप वो और फ़ीचर्स उसमें पैदा करें, लेकिन एक शनाख्ती कार्ड की सहूलत तो रहनी चाहिए। मुज़म्मिल साहब, एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है कि जिसमें हमने देखा है कि ज़ैन कुरैशी साहब जो हैं वो नजराना वसूल कर रहे हैं। तो शाह महमूद कुरैशी साहब तो जेल के अंदर है, तो क्या अब वो ज़ैन कुरैशी की अगर हम बात करें तो वो गद्दी नशीन बन गया? अच्छा, मुझे ना पाकिस्तान की नौजवान नस्ल से बड़ी नाउमीदी होती है। ये बड़े-बड़े सरदारों के बच्चे जो हैं ना, बलोच सरदार, बाहर पढ़ के आते हैं और जब अपने इलाके में जाते हैं तो जागीरदार बन जाते हैं, वापस सरदार बन जाते हैं। वही प्रिमिटिव सोच के साथ, वही मुज़ाहरों के साथ सलूक। अब देखें ना जी, ज़ैन कुरैशी साहब भी दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटियों से पढ़े हैं, स्टेट डिपार्टमेंट में इंटर्नशिप की है, आला तालीम याफ्ता हैं, बह के जाके गद्दी च दम दरूद करन, नजराने लैन। कोई अकल है? कोई कहते हैं तलीम ने कुछ नहीं बिगाड़िया। मेरा मतलब, इसका मतलब है उसका इल्म से कोई ताल्लुक नहीं, उसका कारोबार है, वो अब्बू के कारोबार पे बैठ गया है। जैसे अपने अनारकली में किसी की दुकान है, उसके बाद उसका बेटा उस दुकान पे बैठ जाता है। हाजी साहब की तरखाना है, अब उनका बेटा उसकी जगह तरखाने वाली दुकान पे बैठ जाता है। किसी का शोरूम है, उसका बेटा उस शोरूम पे बैठ जाता है। शाह महमूद कुरैशी की गद्दी पे ज़ैन कुरैशी बैठ गया है। अब आप बताएं कौन सा इल्म है, नूरी इल्म है जो ज़ैन कुरैशी के अंदर दाखिल हो गया है शाह महमूद कुरैशी से, कि वो अब दम दरूद करने लग गए हैं। एक तो ज़ईफ़ुल एतकादी है, दूसरा पैसे कमाने का चक्कर है, तीसरी सियासत भी गद्दी की है। जिसके बाद गद्दी होगी, लोग अंधा उसको वोट डालते हैं। वो मेरा मतलब, सिंध में भी गद्दी नशीनों के वोट हैं और ये शाह महमूद की भी गद्दी का वोट है, मखदूमों के वोट हैं। इन्होंने भी पाकिस्तान की सियासत का खूब तबाही की है। इनका इल्म ने भी कुछ नहीं बिगाड़ा। ये एचिसन तो पढ़ लैन, लग्जमबर्ग तो पढ़ लैन, ऑक्सफोर्ड तो पढ़ लैन, हार्वर्ड तो पढ़ लैन, इन्हों का कख नहीं बिगड़ता, उत्थे ही आके आने वाली दांत बह जाए। आखिर में बात करेंगे कि स्टॉक मार्केट में मंदी चल रही है, इस पर बहुत ज़्यादा खबरें सामने आ रही हैं और हर किसी के बयान अलग-अलग हैं। आप इस पर क्या कमेंट करेंगे? क्या वजह है? अच्छा, मैं एक दिलचस्प क्लिप देख रहा था, मैं कहूँगा वो क्लिप साथ-साथ चला दें, अगर उसकी वॉइस नहीं भी चलाई जा सकती तो। वो एक स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट हैं, वो एक कह रहे हैं कि जी जो स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने वाले लोग हैं वो एंटी इमरान हैं। इसीलिए इमरान खान के दौर में जो स्टॉक मार्केट है वो 40,000 से ऊपर नहीं गई और जब नवाज शरीफ का दौर आता है स्टॉक मार्केट बूम करती है। तो अच्छा, ये एक हकीकत है, जब नवाज शरीफ का या पीएमएलएन का दौर आता है स्टॉक मार्केट बूम करती है, इमरान खान का दौर हो, पीपल्स पार्टी का दौर हो तो स्टॉक मार्केट बैठ जाती है। अब भी पिछले दिनों जब इमरान खान की रिहाई की खबरें, डील की खबरें, सुलह की खबरें, बाहर जाने की खबरें, तो स्टॉक मार्केट ठप करके गिर गई। हालांकि वो स्टॉक मार्केट पर पड़ी नहीं जा रही थी, कैरसन पता नहीं कितने जाके दी ब्रेक लगेगी, तो वो 10-12 हज़ार पॉइंट गिर गई। तो ये तो लगता है कि जो स्टॉक मार्केट है वो बड़ी एंटी इमरान है, इस बारे में तो कोई शक नहीं है। इमरान के रिहाई की खबर आए स्टॉक मार्केट बैठ जाती है, इमरान का इक़्तिदार आए स्टॉक मार्केट बैठ जाती है। तो पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट है वो इमरान खान के हामियों की नहीं है, वो इमरान खान के मुखालफिन की है। तो नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, फीडबैक से भी आगाह कीजिएगा।